लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या है। विज्ञान के पहले पार्ट में देखिए पहली प्रश्नावली होगी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा आपके लिए। हम इसका पूरे पाठ का अर्थ बहुत ही अच्छा समझाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी मित्र हैं, उनके पास वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सअप या किसी भी माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ये आपका टोटल वीडियो हिंदी माध्यम में होगा। तो चलिए देखते हैं पहले अध्याय का शीर्षक क्या है। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पदार्थ के बारे में इस पार्ट में संपूर्ण जानकारी दी गई है। हम आपको डिटेल में बताएंगे, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हम आपकी उसको डिफिनीशन बताएंगे और समझाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? द्रव्य जो होता है उसके विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहा जाता है। अब देख लेते हैं द्रव्य की परिभाषा क्या होती है। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य कहलाती है। और उसी द्रव्य के प्रकार होते हैं जिनको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। देखिए आपके पाठ में क्या दिया हुआ है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो हमको इसकी परिभाषा भी बता चुके हैं। आप अपने नोट्स में इसी तरह से आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है। किसी चीज़ को जब समझ के पढ़ा जाता है तो बहुत समय तक माइंड में बैठ जाती है, और रट्टा मारने पर वह भूल जाती है। इसीलिए रट्टा ना मारिए, समझ के पढ़िए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपको भी उदाहरण बताया गया था कि एक बालू का कण भी पदार्थ होता है। तो आप सोचिए बालू का कण कितना छोटा होता है, और वह भी कण बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यही बोल रहा है कि वह कण इतने छोटे होते हैं हम जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, हम आँखों से देख नहीं सकते। उनके कण इतने छोटे हैं और उन्हीं बहुत सारे कणों से मिलकर एक पदार्थ बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो द्रव्य की अवस्था के बारे में। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है पदार्थ की 3 अवस्थाएं? देखिए, फर्स्ट नंबर होता है ठोस, सॉलिड, दूसरा नंबर होता है द्रव, लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। तो बात करते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होता है? सॉलिड किसको हम बोल सकते हैं? ठोस वस्तुओं में आकार या आयतन निश्चित होता है। शेप और वॉल्यूम जो होती है वो निश्चित होता है। और उदाहरण के लिए देखिए, कांच की बोतल हो गई, परख नली हो गई, कुर्सी हो गई, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मेज हो गया, कलम, कुछ भी हो, जो भी ठोस होता है उसको ठोस पदार्थ बोला जाता है। उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आकार और आयतन कैसे इसका निश्चित होता है। देखिए, आपके बुक में लिखा हुआ है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, उसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। जैसा है वो वैसा ही रहेगा। चाहे आप उसको ज़मीन में रख दीजिए, चाहे हाथ में ले लीजिए, चाहे कहीं पास भी रख दीजिए, उसका आकार उसी डिज़ाइन में रहेगा जिस शेप में वो बाज़ार से आया था, बन के आया था। ठीक। और देख लीजिए नीचे क्या लिखा, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। छिद्र होते हैं उसमें क्या होती है? वायु होती है उसके अंदर। स्पंज यानी सोखा टाइप का होता है, जो अपनी भाषा में बोल सकते हैं हम। तो जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे उसका संपीड़न संभव होता है। अर्थात स्पंज को दबाने पर वह छोटा हो जाता है। हम लोग दाब के उसकी साइज छोटी कर सकते हैं, वही होता है आयतन, उसका छोटा हो जाता है। ठीक। और फिर उसको अगर जो छोड़ देते हैं तो फिर अपनी साइज़ में आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ठोसों का आयतन और आकार जो होता है वो हरदम निश्चित होता है। ठीक। अब देखते हैं द्रव के बारे में। तो द्रव पदार्थों की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। द्रव अवस्था में
वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित क्यों होता है? देखिए, अगर जो किसी भी द्रव जैसे हुआ जल हुआ और कोई भी शरबत टाइप का हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, वो होता है द्रव। ठीक, अगर जो आप द्रव को देखिए पहले आप किसी ग्लास में डालिए तो उसकी साइज़ दूसरी होगी, और किसी दूसरे डिब्बे में डाल दीजिए तो उसकी साइज़ उस डिब्बे जैसी हो जाएगी। जिस भी बर्तन में आप डालेंगे द्रव की साइज द्रव कहाँ आकार वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसका आकार अनिश्चित होता है। अगर जो आप ज़मीन में डालेंगे तो फैल जाएगा, ग्लास में लेंगे तो ग्लास का शेप का हो जाएगा, और किसी बर्तन में डालेंगे तो उसी का शेप का, उसी के आकार का हो जाएगा। तो उसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित इसलिए कि जिस तरह के बर्तन में आप उसको डालेंगे वो ऐसा ही हो जाएगा। और आयतन जो होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन वॉल्यूम कहलाती है ना। जितना द्रव, जो भी द्रव आप लेंगे रहे हैं तो वो हरदम ही लीटर रहेगा। उसके आप लोग जो एक बर्तन में डालने पे जितना वो स्थान घेर रहा है, दूसरे बर्तन में डालने पर वो उतना ही स्थान घेरेगा, है ना। तो वो क्या होता है? वो निश्चित होता है, उसका आयतन हरदम निश्चित होता है। चाहे आप ग्लास में डालिए, दूसरे बर्तन में डाल दीजिए, तो उसका जो आयतन होता है, उसका जो स्थान जो घेरता है वो निश्चित होता है। तो यही होता है, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उसका आयतन बोलते हैं। अब देखते हैं बच्चों गैसीय अवस्था के बारे में, है ना। गैसीय अवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? गैस, हम किसको गैस बोल सकते हैं? गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो कैसे अनिश्चित होता है? देखिए, गैस को जिस भी पात्र में आप रखेंगे, जिस भी बर्तन में रखेंगे, है ना, तो वो उसी की शेप में हो जाएगा, उसी के आकार में हो जाएगा। और आयतन क्या होता है? आयतन को उसको किसी भी बर्तन में भरने के लिए तो उसको दबा दिया जाता है, संपीड़ित कर दिया जाता है। संपीड़ित कर क्या होता है? उसको दबाना, और दबा के उसको छोटे बर्तन में भी भरा जा सकता है। और बड़े बर्तन में आप भरेंगे तो वो फैल जाएगी, और छोटे बर्तन में भरने के लिए उसको संपीड़ित कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, तो छोटे बर्तन में भी उतना ही गैस आ जाती है और जितना बड़े बर्तन में आ सकती है। कहने का मतलब हुआ कि जितना गैस आप बड़े बर्तन में, बड़े सिलेंडर में भर के रखे हैं, उतने गैस को आप उससे छोटे सिलेंडर में भर के रख सकते हैं। कैसे? उसको दबा के उसका आयतन कम किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब देखिए, आपके बुक में यहाँ पास लिखा हो कि हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। संपीड़न का अर्थ होता है उसके आयतन में परिवर्तन, उसके आयतन में परिवर्तन किया जाता है, उसको दबा सकते हैं, है ना। तो हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है ना। उसको दाब के भरा जाता है जिससे उसकी मात्रा ज़्यादा आ सके। अब देखिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को, अर्थात ज़्यादा गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, भरा जा सकता है दाब के, है ना। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि उसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि ठोसों में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान परिवर्तन में क्या होता है? ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है? ठोस में जब ताप दिया जाता है, जब उसको गर्म किया जाता है, तो उसकी क्या होती है? उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे अंदर, तो उसकी गतिज ऊर्जा उन कणों की बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक। और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण क्या होता है? जो ऊष्मा होती है वो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको ढीला कर देती है, उसके बीच में जाके, जैसे दो कण जुड़े हुए हैं उनके बीच में घुस के ऊर्जा उनके कण को, उनके जो आकर्षण बल है उसको कमज़ोर कर देती है अपने नियत स्थान को छोड़कर। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और
एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान पर जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उसका क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। तो यदि आपसे इसका परिभाषा पूछा जाए गलनांक क्या है तो आप क्या बोलेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अर्थात जिस चीज़ ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उनको गलाने के लिए उतना ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और आकर्षण बल या कमज़ोर है तो वो कम ही ऊष्मा में गलने लगते हैं, तो उनका गलनांक पॉइंट कम होता है। आगे है बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से जब द्रव अर्थात बर्फ पानी होता है तो उस अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं, संगलन भी कहते हैं। आपके बुक में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात दी हुई है, इसको आप याद रखिए। नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए इसके नीचे, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अर्थात जो ताप नापने का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं, जिसको के से लिखा जाता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। लेकिन सुविधा के लिए जिससे कि पढ़ने में आसानी हो और इसकी गणना करने में दिक्कत ना हो, तो क्या किया गया है, इसको जो ये 15 है 0.15 में इसको हटा दिया गया है और केवल क्या किया गया है, केवल 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन बोला जाता है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। जैसे अगर जो बोल रहा है कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो अगर जो आपको सेल्सियस से केल्विन में वो करना है 273 जोड़ना होगा, 0 में 273 जोड़ दे कितना होगा 273, और अगर जो सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो घटाना होगा, 273 को सेल्सियस में घटा देंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है, देखिए अगर जो ठोस को आप ऊष्मा देंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो द्रव में परिवर्तित होगा, द्रव अवस्था में होगा वही ठोस। और अगर जो ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, गैस होगा और वो उड़ जाएगा गैस बन के। और जब गैस उसी ठोस के गैस को शीतल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है, वो पुनः द्रव हो जाता है, और जब ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो वो ठोस हो जाता है। तो यह चक्रीक्रम चलता रहता है। अगर जो गर्म किया जाए तो द्रव होगा, फिर ज़्यादा गर्म किया जाए तो गैस होगा, और ठंडा किया जाए तो द्रव, और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो ठोस में पुनः परिवर्तित हो जाता है। बर्फ़ के उदाहरण से हम लोग देखते हैं, जैसे बर्फ़ को यदि गर्म वातावरण में लाया जाता है तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। तो जब वो थोड़ा सा वातावरण में आता है खुले में तो क्या होता है, पिघलना चालू हो जाता है और द्रव अवस्था में हो जाता है, पानी हो जाता है, बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाता है। और जब जल को अर्थात उसमें क्या दी गई, उसको ऊष्मा दी गई है ना, पहले फ्रीज में था, उसको बाहर वातावरण में लाया गया तो उसको कुछ ना कुछ ऊष्मा मिली तो वो द्रव में हो गया। और उसको जब ज़्यादा ऊष्मा करके गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो गैस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। कितना देना होगा उसको, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसीय अवस्था में उड़ने लगेगा, द्रव जो होगा पानी होगा वो उड़ने लगेगा। और उस भाप को अगर आप ठंडा करें, किसी चीज़ से टकरा दें तो वो पुनः बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और ज़्यादा ठंडा करने पर अर्थात फ्रिज में रखने पे क्या हो जाता है, वह पानी क्या हो जाता है, पुनः ठोस अर्थात बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है आपको इस उदाहरण से अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ में, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, ठोसों को ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता, इनको बहुत कम दबाया जा सकता है, और जो द्रव होते हैं इनको थोड़ा सा ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा इसमें दाब दिया जा सकता है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा दाब देने पे ठोस क्या हो जाते हैं, उनको क्षति हो सकती है, और उनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार द्रव को भी ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता।
द्रव को ठोस से थोड़ा ज़्यादा दबाया जा सकता है, लेकिन जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा उसको संपीड़ित किया जा सकता है, उसको सबसे ज़्यादा दाब के उसके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी गैस को सिलेंडर में भरने के लिए उसको संपीड़ित कर दिया जाता है, छोटे सिलेंडर में भर दिया जाता है ज़्यादा गैस संपीड़ित करके दाब के, है ना। तो गैसों को ज़्यादा दबाया जा सकता है, इनमें दाब का ये प्रभाव पड़ता है। देखिए, पदार्थों में बाष्पीकरण के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का अर्थ होता है जब कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। जैसे यदि उसका क्षेत्रफल, उसको ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैला दिया जाए जल को, तो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है। ऐसा कब होता है? जब आपको देखिए उदाहरण के रूप में, जब आप कोई भी कपड़ा आपका सूखता है, जब आप गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो ऊपर आप उसको धूप में डाल देते हैं तो वह जल धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता है वाष्पित रूप में, और आपका कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखिए बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? तो इसका आप जान लीजिए। जब आप लोग किसी ग्लास में किसी बर्तन में बर्फीला जल भर देते हैं तो उसका जो तापमान होता है बहुत कम होता है। बर्फ़ क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, लेकिन जो वातावरण की वायु होती है उस बर्फीले जल की अपेक्षा क्या होती है? गर्म होती है। और वह वायु, वह हवा जब उस बर्तन से टकराती है तो वह ठंडी होकर क्या हो जाती है? बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। वह बाष्प जो होता है वायु के रूप में, वह जब उस बर्तन से टकराता है, बर्फीले जल जिसमें बर्फीला जल भरा हुआ है उसमें उसकी सतह से जब टकराता है तो वह ठंडा हो जाता है और वहीं द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उस बर्तन के बाहरी सतह पर बूंदें नज़र आने लगती हैं। तो यही कारण होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन थे, समझने लायक बेहतरीन प्रश्न थे, हम आपको समझा चुके हैं जितने भी टॉपिक थे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, भेजिए आपके सहपाठी, ताकि वो भी फ्री में वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब लाल कर उसको दबा कर, ताकि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक सूचना पहुँच जाए। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इस चैनल में हिंदी माध्यम के सभी वीडियो फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक, तो आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।